गुड इवनिंग टू ऑल। साउंड जा रहा है? गुड इवनिंग टू ऑल। साउंड जा रहा है? बताएंगे। ओके, चलिए आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट पढ़ेंगे। चलिए आज फिर लंबे समय के बाद हम लोग एकत्रित हुए हैं। वन वीक का आप लोग को पूरा छुट्टी एंजॉय किए होंगे, उम्मीद करते हैं। ठीक है, आज का जो सेशन होने वाला है वो आपका मेन रूप से मॉडर्न हिस्ट्री का होगा। दो टाइम है आपके पास। एक रात्रि में 8:30 से 10 है और शाम में 4:30 से 6 है। तो आप किसी भी टाइम पे अपना क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपको टाइमिंग शाम में प्रॉब्लम है तो आप नाइट वाला सेशन ले लीजिए, और बाकी रिकॉर्डिंग तो आपके पास रहता ही है। आप रिकॉर्डिंग को किसी भी टाइम पे देख सकते हैं। क्या साउंड नहीं जा रहा है? क्या साउंड नहीं जा रहा है आप लोग को? बताएंगे, साउंड नहीं जा रहा है? क्या कम साउंड जा रहा है? क्या साउंड कम जा रहा है या क्लियर है साउंड? आप लोग बता दें, साउंड कम जा रहा है, क्लियर है? तो कैसे बोल रहे कि साउंड नहीं आ रहा है? चलिए, मैं कहाँ गया था? मैं आप ही लोग का पेपर रिसर्च कर रहा था, बीपीएससी का। ठीक है, तो आप लोग टेंशन ना ले। बाकी हमने आपको जो बोला कि आप लोग जो कंटेंट में पढ़े हुए वीडियो है उसको देखिए। आपको एक लंबा टाइम हमने दिया कंटेंट में पढ़े वीडियो को देखने के लिए, इसीलिए कि बेसिक जो कॉन्सेप्ट है आप वहां से भी क्लियर कर सकते हैं। और जो आपका जो टॉपिक है बीपीएससी का, जो टीआरई का जो सेकेंड फेज का एग्जाम है, टॉपिक वही है जो उसमें भी किया हुआ है। फिर हम वही टॉपिक करवाने वाले भी हैं, बस उसी को हम रिपीट करेंगे और कुछ नहीं है। ठीक है, हाँ ये तो अलग है, लाइव सेशन का तो मजा कुछ और है ही। ठीक है, और अभी से रेगुलर रहेगा, टेंशन नहीं लेना है आपको। मैं एक्स्ट्रा क्लास ले ले करके भी पूरा अच्छे से क्लियर करूंगा। आप लोग एकदम बिल्कुल नहीं घबराए। जितना भी हमने आपको करा रखा है या कंटेंट में है, अगर वो भी अगर आप देखते रहते हैं तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा एग्जाम में। आपने देखा होगा क्वेश्चन, और सबसे बड़ी बात है कि बीपीएससी जो क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, जिस लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है उस लेवल को ऑलरेडी हमने कवर आपको किया है। ठीक है, तो कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। बस जितना करवा रहे उतना करते जाइए। चलिए, आज का जो सेशन होगा वो मॉडर्न हिस्ट्री का होगा। ऐसे हम लोग पॉलिटी का सेशन कर रहे थे, और ये जो आपका पार्ट 1 हमने आपको वॉल्यूम 1 जो दिया था बुक, जो आपने देखा होगा, ये वाला जो बुक है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़िए। खास करके जिनका 9 टू 10th 11 12 वाले हैं, ठीक है, 9 10th 11 12 वाले हैं, इस नोट्स को प्रिंट करा के लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़िएगा। सारा क्वेश्चन यहीं से आया था, इतना जान लीजिए। सारे क्वेश्चन जो लोग बैठे होंगे या जो नहीं बैठे होंगे आप मिला लीजिएगा। थ्योरी में आपके ऑब्जेक्टिव के सारे आंसर दिए गए अच्छे से, बहुत ही डिटेल से, और इसको खुद ही हमने लिखा है, खुद ही डिजाइन किया है। ठीक है, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इतना कर लेते कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, और साथ साथ इसमें हमने ऑब्जेक्टिव भी आपको दे रखा है कि आपका, और टॉपिक वाइज सीरियली इसमें दिया गया है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं हो आपको समझने में, और हमने उसी प्रकार से पढ़ाया भी है। ठीक है, तो ये आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का बहुत ही ढंग से नोट्स, बहुत शॉर्ट नोट्स में और सिंपल लैंग्वेज में हमने लिखने का प्रयास किया है। बाकी जब आप बुक पढ़िएगा तो आपका दिमाग चकरा जाएगा, वर्ल्ड हिस्ट्री में सही समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इस नोट्स को केवल पढ़ लीजिएगा, उसी में आपको अच्छे से क्लियर हो जाता है। ठीक है, लेकिन हमने आपको टॉपिक वाइज पढ़ाया है। और देखिएगा ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट रूप से, जो सब, ऐसा नहीं कि हमने बाद में इसको रेड कर दिया या कुछ भी, ये सब पहले से ही किया हुआ, और यही सब क्वेश्चन आपका देखे होंगे एग्जाम में पूछे भी गए थे। ठीक है, चलिए, मेन रूप से अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं
यूरोपीय आगमन, जो भी व्यापारी आए, यूरोपीय जो व्यापारी लोग आए, क्योंकि मिडेवल हिस्ट्री में पिछले क्लास में हमने 1857 की क्रांति को पढ़ाया था। ठीक है, 1857 की क्रांति में हमने पूरा भारतीय स्तर पे राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में उसको पढ़ाया। बिहार के स्तर पे 1857 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह की भूमिका, वहां से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उसको हम लोग करेंगे। लेकिन अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री का, जो यूरोपीय जो व्यापारी आए, किस प्रकार से भारत में धीरे धीरे उन्होंने अपना जो है सत्ता स्थापित किया, व्यापारी वर्ग आई, कंपनी आई, और धीरे धीरे उसने यहाँ के राजनीतिक जो है यहाँ का भारत का था उस समय, तो उसको वहां पर उन्होंने अपने कब्जे में लिया, और फिर किस प्रकार से उन्होंने यहाँ का आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक हर एक प्रकार से शोषण किया है। ठीक है, तो उसी प्रक्रिया को ही हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में देखते हैं कि अंग्रेज आए और किस प्रकार से आए और उन्होंने किस प्रकार से वहां पे शोषण की प्रक्रिया स्टार्ट किया है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा नीचे होगा, ये पूरा पेज मेरा दिखाने का उद्देश्य यही है कि आप लोग अच्छे से टॉपिक वाइज इसको पढ़िएगा। ये नोट्स आपको दे दिया गया है, और सारे नोट, जैसे ये आपका हिटलर है, नाजीवाद एवं हिटलर का उत्कर्ष, बहुत ही ढंग से इसको हमने डिजाइन किया हुआ है अच्छे से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। केवल आप लोग अच्छे से, और उसके ऑब्जेक्टिव भी साथ साथ हैं और कलर किया हुआ आंसर को बस आप लोग एक बार थ्योरी पढ़ के देख लीजिए, उसी से क्वेश्चन आपका लगभग आ जाता है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं होगा, आप उतना करके जाते हैं तो कहीं किसी प्रकार का दिक्कत आपको नहीं होता है। और बीपीएससी जो अभी जितने भी एग्जाम में पूछ रहा है, जिस लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन के लेवल बहुत अप हो चुके हैं। हिस्ट्री के भी अगर आप क्वेश्चन देखिए तो उसके लेवल अप हो चुके हैं। ठीक है, तो उसी के हिसाब से आपको तैयारी भी करनी पड़ेगी। पहले की तरह नहीं है कि आप लूसेंट, ऑब्जेक्टिव या एसपीडी पढ़ करके पास कर जाते थे, अब आपको थ्योरी अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़ना होगा। चलिए, अब आगे आपका भारत में यूरोपीय आरंभ। ठीक है, भारत में यूरोपीय आरंभ। ठीक है, थोड़ा मैं एक लाइट ऑफ करता हूं। ठीक है, क्योंकि मेरा चेहरा क्लियर आवे ना आवे, कंटेंट क्लियर होना चाहिए। चलिए, दिख रहा है आप लोग को, स्पष्ट दिख रहा होगा। अब थोड़ा सा लाइट हमने कम कर दिया है। लेटर दिख रहा है आप लोग को, चूंकि व्हाइट बैकग्राउंड है इसीलिए मैं बोल रहा हूं। चलिए, अच्छे से स्पष्ट से दिख रहा होगा, बता दे कोई व्यक्ति। पढ़ पा रहे हैं वो जो लेटर लिखा हुआ है, देखिए तो पढ़ पा रहे हैं आप लोग। चलिए, अब देखिए यहां से आपने देखा होगा एक दो क्वेश्चन पूछ ही देता है, क्योंकि ये जो सेक्शन है ना, वर्ल्ड हिस्ट्री में भी यहां से क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, और साथ साथ आपका मॉडर्न हिस्ट्री का तो पार्ट है ही। भारत में यूरोपीय व्यापार का आरंभ। देखिए, भारत में जो भारत गुलाम हुआ अंग्रेजों का, तो कहीं ना कहीं जो अंग्रेज आए तो वो ये सोच करके नहीं आए कि भारत को गुलाम बनाना है या भारत पे शासन करना है। उनको यहां आने के बाद जब यहाँ की जब स्थिति उन्होंने देखा कि कोई केंद्रीकृत प्रशासन नहीं है, सभी राज बटे हुए हैं और सत्ता कमजोर है, शासक कमजोर है, तब उनके अंदर धीरे धीरे भारत को कब्जा करने की मंशा जागृत होती है, और धीरे धीरे वो भारत को क्या करते हैं कि अपने कब्जे में लेते हैं। ठीक है, शुरुआती चरण में वो लोग एकमात्र व्यापारी के रूप में आए, व्यापार करना उद्देश्य था, खास करके मसालों का व्यापार करना। और आपको पता होगा कि 15वीं सदी आते आते यूरोप में एक प्रकार से कह सकते हैं कि क्रांति आ जाती है, औद्योगिक क्रांति भी आ जाती है। उससे पहले जो है पुर्तगाल में जो भौगोलिक खोज होने लगा, पुर्तगाल के जो नाविक थे, ठीक है, पुर्तगाल चूंकि आपका समुद्र के किनारे बसा हुआ यूरोपीय देश है, तो वहां के जो राजा राजकुमार थे, हेनरी द नेविगेटर जिसको बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा जो है खोजों के प्रति, अन्य जो क्षेत्र है, अन्य जो द्वीप है, उसके खोज के लिए अपने जो कह सकते हैं कि अपने लोगों को भेजते थे, और वो खुद भी एक प्रकार से कह सकते हैं कि बहुत अच्छे नाविक थे। तो उन्होंने वहां पर दिशा सूचक यंत्र की खोज की है,
अक्षांश बताने वाला जो है यंत्र की खोज की है, और वहां से उन्होंने जो है पूरे विश्व में जो है खोज करना स्टार्ट किया है। क्योंकि उससे पहले आपको पता होगा कस्तितूनिया का पतन हो जाता है 1453 में, जो कि यूरोप और एशिया के मध्य का बीच का एक जगह है कस्तितूनिया। और जब वहां पर तुर्की इस्लाम जगत का जब कब्जा हो जाता है, तुर्की के मुसलमानों का जब कब्जा हो जाता है, तो वहां पर क्या हुआ कि वो लोग जो यूरोपीय व्यापारी थे उनको अपने रास्ते से जाने नहीं देते थे। तो यूरोपियों को लगा कि अब कोई रास्ता ढूंढा जाए जिससे कि हम भारत के साथ जो पहले से इनकम जनरेट हो रहा था देश में, जो वो भारतीयों के साथ व्यापार करके कमा रहे थे, उससे वो कमा सके। तो उन्होंने नए रास्ता की खोज की। और उसी दरमियान आपको पता होगा कि वास्को डिगामा भारत पहुंचता है 1498 ईस्वी में। 20 मई 1498 को कालीकट पूछ सकता है। अब देखिए, अब क्वेश्चन की जो प्रकृति है उसको समझना होगा। अब क्वेश्चन सिंपल सा नहीं पूछेगा कि कौन पहुंचा, वो पूछेगा किस डेट को पहुंचा, कहां पहुंचा, कितने बार आपका जो है पहुंचा था वास्को डिगामा। वास्को डिगामा भारत एक बार नहीं आया, 1498 में ही केवल नहीं आया था, वो तीन तीन बार आया था। एक 1498 में आया, फिर पूछ देगा कि दूसरे बार वास्को डिगामा कब आया, और मैक्सिमम लोग को याद रहता है 1498 ईस्वी, और वो मार के आ जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देंगे कि पूछ रहा है दूसरे बार कब आया था। तो ये सब चीज को आपको ध्यान दे करके पढ़ना होगा। इसलिए मैं बोलता हूं कि बीपीएससी आपको आता हुआ क्वेश्चन में से ही फंसाती है। आप जान रहे फिर भी आप गलत कीजिएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा कि वास्को डिगामा, ठीक है, 1498 में पहली बार आता है भारत, और उसको भारत पहुंचाने में किसने मदद किया था ये भी पूछ देता है। तो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ देगा कि जो इनको पहुंचाया था भारत उसका क्या नाम था। ठीक है, एक व्यापारी रहता है जिसने इनका मदद किया था, ठीक है, तो उसके मदद से ये पहुंचे थे, तो वो सब भी नाम आपको पूछ देगा। तो केवल ये नहीं आपको जानकारी रखना है कि वास्को डिगामा कब भारत आया, यानी उसको मदद किसने किया, किस रास्ते से आया, वो सब भी आपको जानकारी रखना जरूरी है। कितने बार आया, तो वास्को डिगामा जो है 3 बार आया भारत, और अंतिम जो तीसरे बार आया तो वो यहीं रह जाता है और यहीं मरता है 1542 ईस्वी में। देखिए, सबसे पहली बार आया 1498 ईस्वी में, ठीक है। याद रखिएगा, कुछ क्वेश्चन जो है मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि बीपीएससी कैसे आपको फंसा लेता है। जैसे आपका 1498 ये सभी को पता है कि वास्को डिगामा भारत पहुंचा, ये नहीं पता है किस तिथि को पहुंचा, तो याद रखिएगा 20 मई। और बीपीएससी जब पूछेगा ना तो ये पूछेगा किस तिथि को पहुंचा, 20 मार्च दे देगा, 20 मई दे देगा, जून दे देगा, और आपको फंसाने का प्रयास करेगा, ठीक है। तो 20 मई याद रखिएगा 1498 ईस्वी को, 1498 ईस्वी को जो है वास्को डिगामा भारत पहुंचा था, ठीक है। और ये कहां का था, तो पुर्तगाल का था। आप देखे होंगे कि 9, 10, 11, 12 में यहां से क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। चलिए यहां पर देखते हैं, भारत में यूरोपीय विदेशियों का आगमन प्राचीन काल से ही हो रहा था। ऐसी बात नहीं है कि 1498 से पहले भारत में अंग्रेज लोग भारत के बारे में नहीं जानते थे या भारत नहीं आते थे, वो जानते थे और आते भी थे। रोमन व्यापार उससे पहले, जो रोम इटली है यूरोपीय, उससे व्यापार पहले से भी हो रहा था। प्राचीन समय में भी हमारा देश का व्यापार रोम इटली से हो रहा था, ठीक है, रोमन साम्राज्य से हो रहा था। लेकिन बीच में वही आपका बताए 1453 में जब कस्तितूनिया का पतन हो जाता है, उसके बाद से वो लोग जो इस्लामिक जगत वहां पे प्रभावशाली हो जाती है, तो वो व्यापार करने नहीं देते, ठीक है। देखिए 17 मई है ना, तो यहाँ पर देखिए ये सब डेट होता है ना, कई बार आपको कंफ्यूज करा देता है। कई नोट्स में 20 मई भी दिया हुआ है, यहाँ 17 मई दिया हुआ है, ठीक है। आप लोग नेट पे एक बार सर्च कर लीजिए क्या दिया हुआ, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी बुक में हमने 20 मई भी देखा है और इस नोट्स में 17 मई भी लिखा हुआ है, तो कई सोर्स में ये सब चेंज भी रहता है, 1-2 दिन का आगे पीछे रहता है। तो कम से कम इतना तो याद रखिएगा कि मई में आया था 1498 ईस्वी में। ऐसे आप लोग देख लीजिए नेट पे सर्च मार करके। तो मैं भी अभी देख लेता हूं, जैसे आपने बोला, मुझे जहां तक याद था, हो सकता है वास्को डी गामा। क्योंकि देखिए हम लोग भी बहुत सारे सोर्स को पढ़ते हैं।
20 मई को आया था, ठीक है, 20 मई को ही दे रहा है, इसमें 17 मई है, इसको 20 मई कर लीजिए, या हो सकता है किसी किताब में 17 मई भी होगा। ये सब में बहुत ज्यादा वेरिएशन हम देखते हैं हिस्ट्री में आपको ऐसा मिलेगा, बहुत सारा डेट है, जन्म का भी दिन में आपको वेरिएशन दिखाई देता है। तो अलग अलग इतिहासकार जो है उसको चेंज कर दिए हैं, अब कई रीजन रहते हैं इसके, ठीक है, मानने की भी बात होती है, ठीक है, जो भी सोर्स वो अपनाते हैं उसमें क्या है लिखा हुआ उसके आधार पर वो लिखते हैं। तो घबराने की बात नहीं है, कोई देगा तो कोई एक ही ऑप्शन देगा, आपको 20 देगा या 17 देगा, ठीक है। जैसे आपको बिरसा मुंडा कब मरे थे, ये भी क्वेश्चन आपको कई बार कंफ्यूज करा देता है, अलग अलग बुक में अलग अलग डेट दिया हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत हिस्ट्री में आपको मैनेज करना होगा, कोई एक ऑप्शन ही देगा लेकिन लास्टली फाइनल, ठीक है। जैसे आपका कोलंबस कहाँ का निवासी था, कई किताब में इटली का बताएगा, कहीं स्पेन का आंसर दे देता है। देखिए स्पेन की तरफ से वो गया था, और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में जब पूछा था और सेम क्वेश्चन, तो वहां पे स्पेन ऑप्शन ही नहीं था, सीधे इटली दिया, इतालवी मूल का था, इटली का था, आपको याद होगा जो लोग दिए होंगे, उसमें स्पेन ऑप्शन में नहीं था, तो इटली दे दिया, या जेनेवा जगह है, जेनेवा, वहां से। तो क्वेश्चन जो है आपको उसी प्रकार से पूछते, कंफ्यूज नहीं कराएगा आपको, इतना याद रखिएगा। भारत में यूरोप से विदेशियों का आगमन प्राचीन काल से ही हो रहा था, और यहाँ के व्यापारिक संपदा से आकर्षित होकर, क्योंकि भारत आपको पता होगा कि भारत जो है आपका, जो यहाँ की जो संपदा थी, खास करके भारत में जो यहाँ पर सोना चांदी हीरे जवाहरात के साथ साथ जो है बहुत सारे व्यापारिक, जैसे गरम मसाला हो गया, ठीक है, सूती वस्त्र हो गया, रेशम कपड़े हो गए, नील हो गया, तो ये सब जो है भारतीय, जो ये सब में आगे थे उत्पादन में, तो यहाँ से व्यापार करने के उद्देश्य से वो लोग आए थे, यूरोपीय लोग। तो अनेक यूरोपीय जातियों का आगमन होता रहा है। 15वीं शताब्दी में हुई कुछ भौगोलिक खोजों ने, 15वीं शताब्दी मतलब 1400 से 1500 के बीच में, आपको पता होगा कि वास्को डी गामा, चाहे कोलंबस, ये सब जो खोज होना शुरू हुआ है वो 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, यानी लास्ट में 1486-87 से शुरू हो जाता है। 1486-87 से ही मेन रूप से आप देखिएगा कि भौगोलिक खोज होना शुरुआत होता है, ठीक है। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछ देगा कि एक जगह है आपका कैप ऑफ गुड होप, ठीक है, जो कि आपका अफ्रीका में पड़ता है, तो उसका खोज सबसे पहले 1487 ईस्वी में बार्थोलोमियो डियाज ने किया था। सबसे पहले बार्थोलोमियो डियाज जो है 1487 ईस्वी में कैप ऑफ गुड होप एक जगह है अफ्रीका, जैसे आप लोग बनाते होंगे मैप अफ्रीका, तो ये वाला जो पोर्शन है इधर से होकर के वो भारत, चूंकि भारत यहाँ है तो वो पहुंचा था, तो उस जगह का नाम दिया गया है। तो उसका खोज जो है बार्थोलोमियो डियाज ने किया था। उसके बाद ही सारे खोज आप देखिएगा 1492 ईस्वी में कोलंबस, जो कि मूल रूप से वासी था इटालवी, इटली का था, लेकिन स्पेन के तरफ से वो खोज करने निकला था, और वह भारत की ही खोज करने निकला था, लेकिन गलती से कहां पहुंच गया था, तो अमेरिका पहुंच गया था, ठीक है। और नई दुनिया की खोज करने वाला व्यक्ति बन जाता है कोलंबस, लेकिन मरते समय तक भी वह उसको कोलंबस अमेरिका नहीं मानता था, उसको भारत ही मानता था, इंडिया ही मानता था कि हमने इंडिया की खोज की, ठीक है। तो हो जाता है, मन में बैठ गया उसको। चलिए, इसी प्रयास के अंतर्गत कोलंबस स्पेन निवासी अमेरिका की खोज की, यही क्वेश्चन कई बार पूछेगा। अब देखिए यहां स्पेन निवासी दे दिया है, लेकिन ये स्पेन के तरफ से गया था, लेकिन ऑप्शन में आपको दिखा नहीं। तो कहने का अर्थ है कुछ डाटा जो होगा वो आपको वेरी कर जाता है, अलग अलग बुक ऑथर अलग अलग चीज लिख दिए, उस पर नहीं जाइएगा, वो सब कॉन्सेप्ट में आपको मैं बता दिया करता हूं कि कहां क्या आप फंस सकते हैं, और ये पहले भी हमने बोला था, और वही सेम क्वेश्चन पूछ भी दिया गया। स्पेन का ये वासी मूल रूप से नहीं था, लेकिन स्पेन में जाकर के बस गया था चूंकि, और वहीं से गया था, इसलिए कई इतिहासकार इसको स्पेन निवासी भी लिख देते हैं, लेकिन था ये इटली का, इतना याद रखिए। तथा 17 मई 1498 को, अब अभी हमने यहाँ पे 20 में बताया, तो 20 मई को याद रखिएगा, अगर 17 मई दे दिया तो 17 मई ही मार के आ जाइएगा। वो वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिम तट के बंदरगाह कालीकट पहुंचकर भारत के नए समुद्र मार्ग की खोज की थी। तो ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि कब जो है पहुंचा था, तो 20 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा कालीकट जो जगह है, जहां पे वहां के राजा जमोरिन ने उसका स्वागत भी किया था, और वो कैप ऑफ गुड होप जो है उस रास्ते से यहां पहुंचा था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहां पे अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है।
तो ये याद रखना है आपको, ठीक है। और बार्थोलोम्यू डियाज जो खोज किया है केप ऑफ गुड होप, उसको भी आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कई बार यह भी क्वेश्चन पूछा है कि उसको सहायता किसने किया था, भारत कौन व्यापारी था जिसने उसको भारत तक पहुंचाने में मदद की थी, तो उसका नाम था, याद रखिएगा, अब्दुल मजीद। क्या नाम था, यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसीलिए चर्चा कर देते हैं, क्योंकि नोट्स में हमने ज्यादा इस सब चैप्टर को डीपली नहीं लिया है, क्योंकि क्वेश्चन कॉमन ही पूछे जाते हैं। तो याद रखना है, अब्दुल मजीद जो कि गुजरात का व्यापारी था, वह इसको मिला था, ठीक है, और उसी ने जो है इसको भारत पहुंचाने में मदद किया था, ठीक है। तो यह भी क्वेश्चन आपको यहां पे पूछा जा सकता है कि किसने भारत तक पहुंचाने में इसको मदद किया था, तो उसका नाम था अब्दुल मजीद, ठीक है। और यह 20 मई 1498 ईस्वी को कालीकट पहुंचता है, ठीक है। और टोटल इसको 3 महीना का समय लगता है, 90 दिन यह समुद्री मार्ग तय करके, कहां से, तो पुर्तगाल से भारत पहुंचता है। 90 दिन की समुद्री यात्रा इसने की थी, तब जाकर के भारत पहुंचा था। दूसरी बार ये 1502 ईस्वी में आता है। जब पहली बार आता है तो यहां से बहुत सारे गरम मसाले लेकर के जाता है, काली मिर्च वगैरह, तो इसको 60 गुना फायदा होता है। कितना गुना, 60 गुना। अब कोई भी व्यक्ति है, किसी भी व्यक्ति को 2 रुपया अगर 120 रुपया में कन्वर्ट हो जाए 60 गुना, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो फिर आना चाहेगा, और व्यापार, चूंकि व्यापारी है ही तो व्यापार तो करेगा ही। तो फिर यह दोबारा 1502 ईस्वी में आता है, फिर जाता है, तो फिर तिबारा यह 1524 ईस्वी में आता है, और फिर यही आकर के बस जाता है 1524 ईस्वी में, और 1542 ईस्वी में जाकर के 1542 ईस्वी में जाकर के भारत में ही इसकी मृत्यु होती है। किसकी, तो वास्को डी गामा। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है, डीपली जाए तो पूछ सकता है। तो उम्मीद करते ये समझ में आ गया होगा। याद रखना है, कोलंबस ने किसकी खोज की थी, 1492 में अमेरिका, जो कि नई दुनिया के नाम से जाना जाता था। 1498 ईस्वी में किसने खोज किया, तो वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। कई बार एक क्वेश्चन पूछ देगा, ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने किया था, तो उसका नाम याद रखिएगा, कैप्टन कुक, जेम्स कुक नाम था, जो कि ब्रिटेन का ही कह सकते हैं, नेविगेटर है, वो भी नाविक है। ऑस्ट्रेलिया की खोज किया था कैप्टन कुक 1770 ईस्वी में। ऑस्ट्रेलिया का खोज किसने किया था, यह सब क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। ऑस्ट्रेलिया का खोज किसने किया था, कैप्टन कुक ने, कैप्टन कुक ने, तो 1770। ऐसे जो भौगोलिक खोज चैप्टर है उसमें अच्छे से इसको दर्शाया गया आपको, ठीक है। चलिए इसको अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए पुर्तगाली, सबसे पहले पुर्तगाली भारत में, देखिए अगर क्रमवार पूछ दे सबसे पहले कौन आए, तो सबसे पहले पुर्तगाली आया। सबसे पहले कौन आया, तो पुर्तगाली आया, ठीक है। उसके बाद कौन आया, तो डच आया। डच के बाद कौन आए, अंग्रेज आया। अंग्रेज के बाद डेनिश आए, डेनमार्क के आए। उसके बाद सबसे लास्ट में फ्रांसीसी आया, फ्रांस। सबसे लास्ट में कौन आया, तो फ्रांस आया। सबसे लास्ट में कौन आया, तो फ्रांस आया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, सबसे लास्ट में कौन आया, तो फ्रांस में आया। फ्रांस आता है सबसे लास्ट में। और सबसे पहले कौन आया, ये क्वेश्चन आपको सीरीज में लगाने के लिए पूछ सकता है, तो याद रखिएगा, सबसे पहले कौन आए, पुर्तगाली आए। सबसे पहले कौन आए, तो पुर्तगाली आए। और आपको पता ही भारत की खोज ही वास्को डी गामा किया, जो कि पुर्तगाल का था। कहां का था, पुर्तगाल का था। दूसरा कौन आया, हॉलैंड, जिसको हम बोलते हैं नीदरलैंड, ठीक है, डच वासी, वो आए। तीसरे नंबर पे आपके अंग्रेज आए। चौथे नंबर पर डेनमार्क वाला भी कभी कभी घुसा देता है, डेनिश लिख देगा। और लास्ट में सबसे फ्रांसीसी आया, सबसे लास्ट में फ्रांसीसी आया, ठीक है। और सबसे पहले जो आया वही सबसे लास्ट में जाता है। पुर्तगाली आए सबसे पहले, और वही सबसे लास्ट में जाते हैं 1961 ईस्वी में, ठीक है। गोवा पे उनका अधिकार था, और लास्ट में 1961 में गोवा को स्वतंत्र करते हैं, भारत के अधीन होता है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछता है, सबसे पहले कौन आए और सबसे लास्ट में कौन गए, ठीक है। और सबसे लास्ट में कौन आए, फ्रांसीसी आए। सबसे पहले कौन आए, पुर्तगाली आए। उम्मीद करते हैं कि ये आपको याद हो गया होगा। पुर्तगाली पहले आए, फिर डच आया, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश, फिर फ्रांस। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को इतना याद हो गया होगा, ठीक है। देखिए पढ़ने का मतलब होता है कि आप हर एक पॉइंट को, हर एक तथ्य को क्लियर करके रखें, जिससे कि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। ऐसे पुर्तगाली सबको याद रहता है, क्योंकि भारत की खोज ही किया है किसने, वास्को डी गामा ने। चलिए अब आते हैं 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कहां पहुंचता है,
केरल का तटीय भाग है उसका नाम है कालीकट, वहां पहुंचता है और समुद्री मार्ग की खोज किया है। कई बार हम लोग भारत की खोज ही बोल देते हैं, किसने क्या, अरे भारत ऐसा थोड़ी था कि नहीं था, भारत था ही। हाँ, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था, तो वास्को डी गामा ने किया था, याद रखिएगा। पुर्तगालियों का भारत आगमन का मुख्य उद्देश्य, देखिए उनका मुख्य उद्देश्य क्या था, खास करके जो यवन प्रिय था, जिसको मसाला कहा जाता था, यवन प्रिय काली मिर्च, जो कि यूनान में बहुत ज्यादा, यूरोपीय लोग इसको बहुत ज्यादा पसंद करते थे। और खास करके क्यों पसंद करते थे, ये भी बात है। गरम मसाला तो देखिए ठंड मुल्क, अभी ना आपके यहाँ फ्रीज हो गया, हर एक तरीका का है, तो आप क्या करते हैं कि मांस है या कुछ उसको सुरक्षित रखते हैं। तो वो लोग उस समय गरम मसाले का यूज करके मांस को, जो मीट मांस है उसको लंबे समय तक सुरक्षित रख लेते थे गरम मसाला का प्रयोग करके। तो वो लोग गरम मसाला इसलिए भी यूज बहुत ज्यादा करते थे, ठीक है। और उनके यहाँ होता भी नहीं है गरम मसाला, ठंड मुल्क में ये होता भी नहीं है, तो उनके लिए दक्षिण पूर्वी एशियाई जो देश है वही जो है यहाँ पर निर्यात करता था उनके यहाँ। तो स्वाभाविक सी बात है, उन्होंने जब यहाँ पे आए तो जो उनका सबसे ज्यादा वहां बिकने वाला वस्तु था, जो कि भारतीय क्षेत्र या दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से ही यहाँ से निर्यात होता था, उसमें आपकी काली मिर्च, जिसको गोलकी मिर्च बोलते हैं ना, मरीच जिसको कई लोग बिहार में बोलते हैं खास करके, याद रखें उसका। साथ साथ गरम मसाला, दालचीनी वगैरह होता है जो गरम मसाला, उस पे इन्होंने मेन रूप से कब्जा जमाया और इसकी व्यापार यहाँ पे शुरुआत करते हैं। तो ये लोग मेन रूप से गरम मसाला का व्यापार करना शुरुआत किया। और आपको बता ही, जब पहली बार यहां से पुर्तगाली गए तो इनको 60 गुना फायदा हुआ। दूसरे बार फिर 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा आता है। अब देखिए धीरे धीरे उसने क्या किया, जब यहां इन क्षेत्रों पे उन्होंने कब्जा, मतलब व्यापारिक रूप से अधिकार जमाना शुरू किया। 1509 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क भारत आया। कई बार पूछेगा कि भारत आने वाला जो पुर्तगाली गवर्नर जो पहला है उसका क्या नाम था। देखिए खोज करने वाला आपका कौन है, वास्को डी गामा, लेकिन कंपनी के तरफ से गवर्नर बनकर के कौन आता है पुर्तगाली, तो 1509 ईस्वी में अल्बुकर्क आता है। और उसने क्या किया था, गोवा पर अधिकार किया, ठीक है। गोवा पर अधिकार करके गोवा को किस में मिला लिया, तो पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक कह सकते हैं कि संस्थापक के रूप में हम अल्बुकर्क को भी जान सकते हैं। पुर्तगालियों का जो वास्तविक संस्थापक के रूप में आप कह सकते हैं भारत में किसका नाम आ जाएगा, तो अल्बुकर्क का नाम आ जाएगा, ठीक है। कई बार पूछेगा इसने जो है सर्वप्रथम अपनी पहली कोठी कहां स्थापित किया था, तो याद रखिएगा कोचीन। केरल आता है तो कोचीन केरल आसपास ही है, तो याद रखिएगा जो पुर्तगाली आए उन्होंने अपनी पहली कोठी कहां स्थापित किया था, कोचीन में स्थापित किया था। तो यह भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए 1510 ईस्वी में इसने गोवा पे अधिकार किया और उसको ही पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, किसको, अल्बुकर्क को। याद रखिएगा अल्बुकर्क को ही भारत में पुर्तगाली शासक के रूप में, वास्तविक संस्थापक के रूप में इसको जाना जाता है, याद रखना है। पुर्तगालियों के भारत से आगमन से ही आप देखिएगा बहुत सारा, खास करके आप पाइएगा जो आपका तंबाकू की खेती होती है। पहले भारतीय लोगों को तंबाकू के बारे में जानकारी नहीं थी। भारत तंबाकू पहुंचाने वाला जो व्यक्ति है, वो जो लोग हैं वो पुर्तगाली ही हैं, ठीक है। पुर्तगालियों ने ही भारतीय लोगों को तंबाकू सेवन करना सिखाया, तंबाकू की खेती करना सिखाया, जहाज का निर्माण करना सिखाया, प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण करना सिखाया, ठीक है। और बहुत सारे फसल जैसे आलू हो गया, जैसे टमाटर हो गया, ये सब आपके भारतीय मूल की फसल नहीं है, ये सब जो है वहीं से विदेशी पुर्तगाल से ही आए और यहां पर जो है वो खेती होने लगा। क्योंकि अल्बुकर्क जब आगे आया तो उसने भारतीयों के साथ जो है एक कह सकते हैं कि संबंध बनाने की भी शुरुआत की। मतलब भारतीय जो गरीब महिलाएं हुआ करती थी, जो लड़कियां थी गरीब, ठीक है, उससे जो गरीब पुर्तगाली होते थे जो आते थे व्यापारियों के साथ, उससे विवाह करा दिया जाता था, जिससे कि वो भारतीय संस्कृति में घुल मिल जाए, ठीक है। चलिए, पुर्तगालियों के भारत आगमन से भारत में तंबाकू, याद रखिएगा तंबाकू की खेती, जहाज का निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस का सूत्रपात हुआ। और देखिए ये जो अब हम थ्योरी पढ़ा लेंगे ना, तो आपको जो क्वेश्चन करवाएंगे वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, याद रखिएगा। थ्योरी के बाद जो मॉडर्न हिस्ट्री का मैं इस बार क्वेश्चन दूंगा गारंटी के साथ, मुझे पता चल गया है कि बीपीएससी कहां से क्वेश्चन उठा रहा है।
इतना ही जानिए। लेकिन मैं सोर्स बताऊंगा नहीं, लेकिन सारा क्वेश्चन करा दूंगा। निश्चित रूप से बीपीएससी उसी बुक से सारे क्वेश्चन को उठा रहा है, ठीक है। बहुत मेहनत के बाद वह बुक मिला और हमने देखा इस बार भी जो 69th के जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चन थे सेम टू सेम डाटा वाइज उसी बुक के, जबकि क्वेश्चन बड़ी क्लिष्ट लग रहे थे, वास्तव में थे। और क्वेश्चन उन्होंने बनाए नहीं, बल्कि वो भी किसी बुक से ही उठा के डाला है। तो सबसे बड़ी बात है कि बुक खोजना, कि किस बुक से आखिर उन्होंने उठाया था। क्योंकि हमने हिस्ट्री का कम से कम 15-20 राइटर का बुक का अध्ययन किया है, और सभी बुक में हम जब खोज रहे थे तो मुझे मिल गया कि कहां कहां से उन्होंने उठाया है। तो मैं भी वही क्वेश्चन आपको उठा करके पढ़ा दूंगा। आप देखिएगा गारंटी के साथ, डाटा के साथ जितने भी क्लिष्ट हिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे डाटा के साथ मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, सूत्रपात जो है 1556 ईस्वी में हुआ। पुर्तगालियों के पतन के क्या कारण? पुर्तगाली आए लेकिन ये ज्यादा दिन तक भारत में व्यापार नहीं कर पाए, ठीक है। रहते तो लंबा टाइम पे है, लेकिन यहां पर जो है अंग्रेजों के द्वारा इनको हस्तांतरित कर दिया गया, भगा दिया गया। क्यों, क्या रीजन रहा? तो सबसे पहला रीजन था धार्मिक असहिष्णुता। इनके अंदर जो धार्मिक असहिष्णुता था, दूसरे धर्म को ये लोग नीचा दृष्टि से देखते थे, उनके साथ मिलजुल करके व्यवहार नहीं करते थे। ये सबसे पहला कारण था। अपने धर्म को ही केवल जो है श्रेष्ठ समझना, ईसाई का ही प्रचार करना। अल्बुकर्क के अयोग्य उत्तराधिकारी, अल्बुकर्क आया वो तो बहुत योग्य था, लेकिन उसके बाद जो अधिकारी आए वो उतने योग्य नहीं थे जितने अंग्रेजों के अधिकारी हुआ करते थे। तीसरा, डच और अंग्रेज शक्तियों का विरोध। ये लोग झेल नहीं पाए, डच और अंग्रेजी शक्ति का विरोध नहीं कर पाए। चूंकि अंग्रेज लोग आए, उनको वहां की महारानी, वहां का जो राज घराना था वो उनको सपोर्ट करता था। वो अपनी जो है नौसेना जो होता है, जल सेना, वो मुहैया कराता था, जबकि पुर्तगालियों को ऐसा नहीं मिल पाता था। सेना सुरक्षा उसको नहीं दी जाती थी व्यापारियों को, जिस कारण से भी जो है आगे चल करके अंग्रेजों ने इनको हस्तांतरित कर दिया, इनको भगा दिया भारतीय क्षेत्र से। उसके बाद ये जब आए तो उन्होंने क्या किया कि जो बाद में जो आने लगे यूरोपीय लोग, तो उसको लूटपाट करने लगे। यानी रास्ते में ही, समुद्र में ही उनको लूटपाट लेते थे, जिससे इनका दुश्मन बहुत खड़ा हो गया, ठीक है। और भारतीय जो शासक थे, मुगल बादशाह, वो भी अब इसको जो है हीन दृष्टि से देखने लगे और वो भी अपने क्षेत्र में व्यापार करने से मना करने लगे थे। चूंकि इन्होंने लूटपाट की नीति अपना ली। खास करके आप देखिएगा कि बंगाल का जो एरिया था, जो समुद्री पार्ट था, वहां पे इन्होंने जो है लूट मार करना शुरू कर दिया था। यानी जो भी अगर दूसरा व्यापारी आए, यूरोपीय या भारतीय भी जाए या अरब के लोग आए व्यापार करने, उनको लूटपाट लेता था, जहाज को डुबा देता था, परेशान करता था। तो इन सब के कारण भी इनके दुश्मन तैयार हो गए और आगे चल करके ब्रिटेन जो है यहाँ पर इसके पुर्तगालियों को भगाने में सफल हो जाता है, ठीक है। तो बर्बरता पूर्वक समुद्री लूट मार की जो नीति था इनका, ये भी इनको जो है यहां से, भारत से कह सकते हैं कि व्यापारिक दृष्टिकोण से कमजोर करता है, ठीक है। तो इनकी जो नीति रही वो ज्यादा बेहतर नहीं रहा। व्यापारी थे, व्यापारी की तरह रहते, ठीक है। तो ये कुछ ज्यादा दिन तक व्यापार कर सकते थे और एकाधिकार भी जमा सकते थे, लेकिन इन्होंने वैसा किया नहीं। अब देखिए, जब भी एक व्यापारी होता ना, एक दुकान खुलेगा कोई चीज का, देखिए उसके बगल वाला भी वही सेम दुकान खोल लेता है। तो वही स्थिति यहां पर है। जब देखा कि अरे भाई यहाँ के लोग जो है एकदम खूब कमाई कर रहे, तो बगल वाला जो देश है नीदरलैंड, जितने पुर्तगाल है, स्पेन है, नीदरलैंड है, स्कॉटलैंड है, चाहे जो भी देश है, सब आसपास के छोटे छोटे कंट्री हैं यूरोपीय। तो चूंकि इन लोग को भी जानकारी लगी, तो ये भी जो है अपना भारत के तरफ जो है रुख करना शुरू किए व्यापारिक रूप से। दूसरा जो आते हैं व्यापारिक के रूप में, वो आते हैं डच, ठीक है। डच मेन रूप से हॉलैंड के थे, जिसको कि नीदरलैंड भी आप लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो हॉलैंड के ही थे डच, याद रखिएगा। डच लोग हॉलैंड के थे। कौन सा बुक से बता दी, देखिए बुक हम बता भी देंगे तो आप उतना बुक खरीद नहीं पाइएगा। आप टेंशन नहीं लीजिए, हम आपको सारा अवेलेबल करा देंगे। जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप पूछे जाएंगे क्वेश्चन, वो हम आपको क्वेश्चन अवेलेबल करा दे। अगर बुक करा भी दे, बता भी दे, तो आप उसको पढ़ नहीं पाइएगा। इतना वो क्लिष्ट बुक है कि आपको समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। बहुत हाई लेवल का है, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा, क्वेश्चन सारे करवा दूंगा। मैं बोल रहा हूं
क्वेश्चन सारा करवा दूंगा। आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं दिखेगा जो टफ हो। आसान तो आप ऐसा ही बना लीजिएगा, वो तो मेरे ही थ्योरी से आ जाएगा। अगर इक्का दुक्का क्वेश्चन, खास करके हिस्ट्री वाले, अगर इक्का दुक्का क्वेश्चन रिसर्च आधारित पूछ भी दे तो वो भी क्वेश्चन हमारे क्लास नोट्स में ही आपको मिल जाएगा। इंतजार कीजिए बस। डच लोग हॉलैंड निवासी थे। डच लोग कहां के निवासी थे? हॉलैंड के निवासी थे। और निश्चित रूप से मैं बता रहा हूं कि उसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे जो अभी 69 प्रशासनिक सेवा में आया या आपका जो टीआरई 1 फेज में आया। दक्षिण पूर्व एशिया के मसाला बाजारों में सीधा प्रवेश करना ही इनका मेन उद्देश्य था। डच लोग का भी मेन उद्देश्य क्या था? फलनामा बगल वाला जो है मसाला का व्यापार करके घर बना लिया, ये कर लिया, अब हम भी मसाला का ही कारोबार करेंगे। डच वाला भी पहुंच गया मसाले का ही कारोबार करना। इसका भी मेन उद्देश्य क्या था कि इसको भगा के पुर्तगाली को हम अपना एक छत्र राज कायम करेंगे और भारत से मसाला का व्यापार करके ज्यादा से ज्यादा कमाई अर्जित करना। भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई। ठीक है, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी याद रखिएगा कब स्थापना हुआ? तो 1602 ईस्वी में। कई बार ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पूछेगा, उसकी स्थापना कब हुई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है 1600 ही ईस्वी में हो गया था, लेकिन वह भारत कब पहुंचता है? तो 1608 ईस्वी में। याद रखना है आपको। ठीक है, 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पहुंचता है। जबकि स्थापना कब हो चुकी थी? तो 1600 ही ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो चुकी थी। अब जो आपको कई बार पूछेगा, जो पुर्तगाली कंपनी आई उसका क्या नाम था? ठीक है, जो कंपनी के ही थ्रू आया था, एस्तादो द इंडिया। एस्तादो द इंडिया। एस्तादो द इंडिया। हो सकता है डीप ले जाए तो आपको यह भी पूछ सकता है, जो सबसे पहली पुर्तगाली कंपनी आई थी उसका क्या नाम था? तो याद रखिएगा, एस्तादो द इंडिया। क्या नाम था? एस्तादो द इंडिया। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ, लेकिन अगर पूछे भारत कब आया था कैप्टन हॉकिंस के दरबार में, आपको पता होगा। ठीक है, तो 1608 ईस्वी में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगर आपको पूछ दे, जो फ्रांस का था कैंपेन देश इंडिया, वो 1664 ईस्वी में, और डेनिस वाला जो है 1616 ईस्वी में स्थापना हुई थी। एक क्वेश्चन यहां पे इस बार आप लोग
चलिए, क्या आप लोग लाइन पे बने हुए हैं? साउंड जा रहा है प्रॉपर? क्या साउंड अब जा रहा है? चलिए, कुछ नेट प्रॉब्लम के कारण डिस्कनेक्ट हो गया था, ठीक है। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखना है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुई थी वह 1600 ईस्वी में हुई थी, और भारत कब पहुंचा था? तो 1608 ईस्वी में, ठीक है। तो ये बस आपको याद रखना है कि 1608 ईस्वी में वो भारत पहुंचा था। चलिए, अब है, देखिए, भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1602 ईस्वी में, ठीक है। लेकिन अगर पूछे कि बिहार में पटना कब पहुंचा था, तो 1632 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो पटना पहुंचती है व्यापार करने के उद्देश्य से, वह 1632 ईस्वी में पहुंचती है। तो ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, इस बार भी शायद 69th बीपीएससी में यह क्वेश्चन पूछा था। डच जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो बिहार में पटना कब पहुंचती है? तो 1632 ईस्वी में, ठीक है। अगर पूछे कि भारत आने वाले प्रथम डच नागरिक कौन थे, उनका नाम था कार्नेलिस द हस्तमान। 1596 में भारत ये पहुंचे थे, पहला नागरिक है कार्नेलिस द हस्तमान, जो कि 1596 ईस्वी में भारत पहुंचने वाले पहले डच नागरिक, ठीक है। 1602 ईस्वी में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड की स्थापना की गई। डचों ने दक्षिण पूर्व एशिया में पुर्तगालियों को क्या कर दिया? बाहर कर दिया और एक छत्र राज स्थापित कर दिया। 17वीं शताब्दी में भारत में किए जाने वाले मसालों के व्यापार में डचों का एकाधिकार हो गया, यानी पुर्तगालियों को भगा करके डच जो है मसाला का व्यापार में नंबर 1 आ गया, यानी एकाधिकार कर लिए और पुर्तगाली को यहां से भगा दिया। तो पुर्तगालियों ने, अब कहिएगा पुर्तगाली भागे क्यों? तो पुर्तगालियों ने मसाला का व्यापार खास करके वो लोग इंडोनेशिया मेन रूप से उन्होंने फोकस कर लिया, इंडोनेशिया से वो व्यापार करने लगे मेन रूप से, ठीक है। भारत से हटने का यहां देखा बहुत ज्यादा प्रतिद्वंदी है, तो ये क्षेत्र ही छोड़ दिया उन्होंने, खास करके आपका जो है इंडोनेशिया से उन्होंने मसाला का व्यापार करना शुरू कर दिया था, इसीलिए वो यहां पे नहीं कर रहे थे, ठीक है। 17वीं शताब्दी में भारत में किए जाने वाले मसालों के व्यापार में डचों का एकाधिकार था। डच की अगर पूछेगा कि पहली कोठी कहां बनाई थी, तो मुसलीपट्टनम में। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। डचों की पहली फैक्ट्री एक डच का ही मुसलीपट्टनम में है, पुर्तगाल का कोचिन में। बाद बाकी अगर कोई पूछे तो सूरत बोल दीजिएगा, बाद बाकी का कहां बोल देना है। अंग्रेज का पूछे सूरत, फ्रांसीसी का पूछे सूरत, केवल कोचिन याद रखना है आपको पुर्तगालियों का, और डच का मुसलीपट्टनम। क्या जगह का नाम है? मुसलीपट्टनम, याद रखना है आपको। तो मुसलीपट्टनम 1605 ईस्वी में इन्होंने व्यापारिक कोठी बनाया सबसे पहले डचों ने। पुलिकट में 1610 में बनाया, सूरत में 1616 ईस्वी में बनाया था। ये लोग मुख्यतः नील आपको पता ही है, नील की खेती हुआ करती थी कलर के लिए, कच्चे रेशा, सीसा, अफीम, इन सब वस्तुओं का व्यापार डच लोग भारत से करते थे, ठीक है। अब डचों के पतन के क्या कारण थे? अब इनके साथ कौन युद्ध करेगा, इनको कौन यहां से भगाएगा? तो वो अंग्रेज करेगा। और आपको पता होगा एक बेदरा का युद्ध हुआ, याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, किनके बीच में हुआ बेदरा का युद्ध? जो हुआ बेदरा का युद्ध किनके बीच में हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा हुआ है। बेदरा का युद्ध जो होता है वो आपका डच और अंग्रेजों के बीच में होता है, और यहां पे अंग्रेज जीत जाते हैं, ठीक है। अंग्रेज जो है यहां पर जीत जाते हैं। तो बेदरा का युद्ध याद रखिएगा किनके बीच हुआ था? तो बेदरा का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो बेदरा का युद्ध याद रखिएगा 1759 ईस्वी में। कई बार पूछ देगा, डेट भी पूछ सकता है। अंग्रेज और डच जो कि हॉलैंड वासी हैं, नीदरलैंड के वासी हैं, व्यापारी हैं, उनके बीच में हुआ, जिसमें कि अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे। कौन कर रहे थे?
रॉबर्ट क्लाइव, जो कि सिराजुद्दौला के साथ भी रॉबर्ट क्लाइव की ही महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्योंकि 1759 का टाइम है और 1757 में आपको पता होगा भारत में प्लासी का जो युद्ध होता है, सिराजुद्दौला भर से कह सकते हैं रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजी सेना नायक ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से यही था। तो इसके बीच में देखिए ये शुरुआत में क्लर्क बन के आया था रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, क्या था, क्लर्क था अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी में, लेकिन इसने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके आगे चल करके यहाँ का गवर्नर ईस्ट इंडिया कंपनी का बन जाता है, ठीक है, ने किया। डच बुरी तरह से पराजित हुए, बेदरा का युद्ध में डच को पराजित करके अंग्रेजों ने यहाँ पे व्यापार में एकाधिकार जमा लिया। इसके पीछे दूसरा कारण था, क्या कारण थे हारने का, नौ शक्ति कमजोर, अंग्रेजों की नौ शक्ति बहुत ही मजबूत थी और वहां का जो ब्रिटेन का जो महाराजा महारानी का जो वहां का राजतंत्र था वो इसको सपोर्ट करता था, अपनी नौसेना देता था कंपनी को व्यापार करने के लिए। उसके बाद मसालों के द्वीपों पर अधिक ध्यान देना, और डच लोग जो थे वो मसाला पे ज्यादा फोकस कर रहे थे, ठीक है, और उनकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे गड़बड़ हो रही थी, जो कि अंग्रेज बहुत ज्यादा अपना छल कपट और कह सकते हैं कूटनीति का प्रयोग कर रहे थे, तो वो सब ये नहीं कर पाए, जिस कारण से है अंग्रेजों ने यहां पर एकाधिकार जमा लिया व्यापारी। तो अब कौन आ गए, पहले आया पुर्तगाली, फिर डच आए, डच के बाद कौन आएंगे, अंग्रेज। अंग्रेज का याद रखिएगा, अंग्रेज वाला क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाता है। तो भारत में अंग्रेजों का आगमन, तो भारत में अंग्रेजों का आगमन अगर आप देखिए तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ब्रिटेन में कब हुई थी, 1600 ईस्वी में हुई थी। तो इसका मेन उद्देश्य था, ईस्ट इंडिया नाम ही रखा गया था कि आपका जो पूर्वी देश है इंडिया, वहां पे जा करके अपना व्यापार करना, तो नाम ही रख दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसकी स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। कितने ईस्वी में हुई थी, तो 1600 ईस्वी में हुई थी। अगर पूछ दे, ये तो कंपनी की बात है, अगर पूछ दे पहला ब्रिटिश यात्री कौन था जो भारत पहुंचा था, ठीक है, ये आप लोग नहीं जानते होंगे, जॉन मिल्डन हॉल। जॉन मिल्डन हॉल ये पहला अंग्रेज व्यक्ति है जो भारत पहुंचा था। ये पहला अंग्रेज व्यक्ति है जॉन मिल्डन हॉल, जो कि भारत आपके यहां आपके देश में भारत वो पहुंचा था। तो पहला व्यक्ति कौन है अंग्रेज यात्री जो भारत पहुंचा था, तो उसका नाम है जॉन मिल्डन हॉल, जो कि 1597 ईस्वी में ही आ गया था। तो इसका ये पहुंचने वाला पहला व्यक्ति है जॉन मिल्डन हॉल, ब्रिटेन का सिविलियन है, वहां का नागरिक है, वो प्रथम ब्रिटेन का नागरिक जो भारत पहुंचा था, ठीक है, वो व्यापार करने के उद्देश्य से नहीं आया था, ऐसे आया था जॉन मिल्डन हॉल 1597 ईस्वी, पहला ब्रिटेन का नागरिक है जो कि भारत पहुंचा था। उसके बाद आपको देखिएगा कि 1608 ईस्वी में कंपनी के तरफ से, क्योंकि 1600 में क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हो गया, ठीक है, ब्रिटेन के राजतंत्र के संरक्षण में, चूंकि उस समय वाणिज्यवाद था, राजा संरक्षण देते थे व्यापारियों को और उसमें हस्तक्षेप करते थे, व्यापारिक हस्तक्षेप की नीति थी। आगे चल करके इसी को समाप्त किया एडम स्मिथ में, और इसीलिए अहस्तक्षेप नीति का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है, और इकोनॉमिक्स का फादर भी एडम स्मिथ को कहा जाता है। लेकिन उस समय वाणिज्यवाद था, वाणिज्यवाद मतलब जो व्यापार हुआ करते थे वो राजाओं के संरक्षण में, राजा भी उसमें पूंजी निवेश करता था। अब देखिए 1608 ईस्वी में कंपनी ने कैप्टन हॉकिंस को किसके दरबार में भेजा, जहांगीर के दरबार में भेजा। जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से आया था। यह क्वेश्चन केबीसी कौन बनेगा करोड़पति में भी पूछा गया था, किस जहाज से आया था, हेक्टर नामक जहाज से वो हॉकिंस आया था। हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से भारत पहुंचा था। और 1615 ईस्वी में दूसरे बार सर टॉमस रो भारत आए थे। ये भी आपके किसके दरबार में आए थे, तो जहांगीर के ही दरबार में आए थे। इन्होंने भारत में व्यापारिक कोठी खोलने की अनुमति गुजरात के सूबेदार खुर्रम, खुर्रम किसका नाम है आप लोग बताइए, तो मुगल बादशाह जिसका बचपन का नाम खुर्रम था, आगे चल करके इसको उपाधि दी गई थी, इसका जो नाम है बताइए तो क्या नाम था खुर्रम। आप लोग सीरियल भी देखते होंगे या पता होगा, खुर्रम किसका नाम था बताइए तो।
थोड़ा सा तर्क लगाइएगा तो बता सकते हैं। अब जहांगीर का ही शासनकाल के आसपास का कौन शासक हो सकता है मुगल का? उसी का पुत्र हो सकता है। और हाँ बिल्कुल सही, शाहजहां। खुर्रम किसका नाम था? शाहजहां, जो कि उस समय गुजरात का सूबेदार था और उसने इसको व्यापार करने की अनुमति दे दी। ठीक है, तो याद रखना है। जहांगीर ने 1613 ईस्वी में सूरत में, तो याद रखिएगा अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी कहां खोली? याद रखिएगा सूरत में अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी। अंग्रेज बहुत चालाक थे, जब आते थे तो मुगल बादशाह के लिए बहुत सारे सामग्री लेके आते थे खुश करने के लिए। ठीक है, क्योंकि उनका देखिएगा जिनको काम बनाना होगा तो मिठाई उठाई डब्बा उब्बा लेके ही जाएंगे, नहीं जो काम हो जाए आपका व्यापारी। तो यहाँ पे ये लोग आए जहांगीर के दरबार में। सूरत में सबसे पहले इन्होंने 1613 ईस्वी में कारखाना खोला और अंग्रेज राजदूत सर टॉमस रो 1615 में जहांगीर के शासनकाल में ही भारत आया था। अंग्रेजों द्वारा बंगाल से निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं जो थी उस समय सूती वस्त्र, रेशमी सूती वस्त्र और नील मेन रूप से बंगाल से उसको प्राप्त होता था। तो अंग्रेजों का मुख्य व्यापारिक केंद्र कौन बन जाता है? बंगाल बन जाता है। इसलिए आप देखेंगे कि आगे चल करके बंगाल से ही वो पूरे देश में धीरे धीरे पैर पसारते हैं। तो सबसे ज्यादा अभी पूरे देश में बंगाल बिहार गरीब क्यों है? क्योंकि बंगाल के ही पार्ट में बिहार भी था। बिहार बंगाल एक ही थे 1912 से पहले। तो स्वाभाविक सी बात है, सबसे ज्यादा जो है दोहन लंबे समय तक जो हुआ आर्थिक शोषण वो बिहार बंगाल के ही लोगों का हुआ। और आज आप देखिएगा पूरे देश में सबसे ज्यादा गरीबी आपको बिहार बंगाल के ही क्षेत्र में आपको दिखाई देगा। चलिए अब आते हैं अंग्रेजों की व्यापारिक कोठी। सबसे पहले उन्होंने सूरत में खोली 1608 में, दूसरा मुसलीपट्टनम में खोला 1611 में, मद्रास में 1630 में, हुगली। इसी प्रकार से उन्होंने भारत के कई क्षेत्रों में अपनी कोठी, कोठी मतलब क्या समझते हैं? ये लोग जो सामान खरीदते थे, जो वहां भेजना था और जो बेचना था उसको लाते थे, तो वो सब एक जगह रखते थे, उसी को ये लोग फैक्ट्री कोठी कहते थे। और इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह, और उस समय इंग्लैंड का जो महाराजा था, राजकुमार था चार्ल्स द्वितीय, उसका विवाह किसके साथ हो गया? पुर्तगाल की राजकुमारी थी कैथरीन मेयो, उसके साथ विवाह हुआ। और बंबई को पुर्तगालियों ने ब्रिटेन के महाराज को दहेज स्वरूप दान दे दिया। और आगे चल करके 10 पाउंड पर ब्रिटेन का जो राजकुमार है, जो विवाह हो चुका है, क्या नाम है उसका? चार्ल्स द्वितीय, उसने इसको कंपनी को 10 पाउंड, मात्र 10 पाउंड पे किराए पर दे दिया। उस समय का 10 पाउंड का महत्व तो बहुत ज्यादा होगा। 10 पाउंड में ही पूरा मुंबई जो है किराए पे किसको दे दिया गया? तो ब्रिटेन को दे दिया गया, अंग्रेजों को दे दिया गया, याद रखिएगा। ठीक है, अब तीसरी शक्ति के रूप में कौन आएंगे? फ्रांसीसी आएंगे। फ्रांसीसी आएंगे, फ्रांस जिसको बोल सकते हैं आप फ्रांसीसी, फ्रांस के लोगों को फ्रांसीसी कहा जाएगा। तो फ्रांसीसियों की पहली कोठी जो है, इनकी भी पहली कोठी सूरत में। आपको हमने बताया पुर्तगालियों की पहली कोठी कोचिन, डचों का मुसलीपट्टनम, बाद बाकी का सूरत, याद रखना है आपको। ठीक है, तो फ्रांसीसियों की पहली कोठी फ्रांक कैरो द्वारा सूरत में 1668 ईस्वी में, जो फ्रेंच कंपनी आई थी वो 1664 ईस्वी में उसकी स्थापना हुई थी, व्यापार के दृष्टिकोण से आई। और पहली कोठी जो है इन्होंने 1668 ईस्वी में सूरत में स्थापित किया। और दूसरी व्यापारिक कोठी 1669 ईस्वी में मुसलीपट्टनम में खोली। और 1673 ईस्वी में फ्रांसिवा मार्टिन ने पांडिचेरी की नींव डाली। तो ये भी पूछ सकता है, तो पांडिचेरी जो केंद्र था वो फ्रांसीसियों का प्रमुख केंद्र बना। ठीक है, तो फ्रांसिवा मार्टिन ने पांडिचेरी की नींव कब डाली? तो 1673 ईस्वी में, आपको ये याद रखना है। ठीक है, 1673 ईस्वी में फ्रांसिवा मार्टिन ने पांडिचेरी की नींव डाली थी। अब उसका नाम क्या हो गया है आप लोग बताइए? तो पांडिचेरी का क्या नाम हो गया है? तो पुदुचेरी। अब क्या नाम हो गया है? तो पुदुचेरी नाम हो गया है। ठीक है, तो इसमें मेन क्वेश्चन अब देखिए क्या होगा। अब दो महाशक्ति, एक फ्रेंच दूसरा अंग्रेज, अब दोनों में क्या होगा? यहां पर युद्ध होगा। क्योंकि फ्रेंच भी चाह रहा है भारत में व्यापार करे, सबसे लास्ट में आया है, वो भी चाह रहा है कि हम भारत को कब्जा, उसके पास भी शक्ति है। और उससे पहले ब्रिटेन आकर के यहां कब्जा जमाए हुए है।
तो ये दोनों आपस में लड़ेगा। और आप देखिएगा अमेरिकी क्रांति में भी सप्तवर्षीय युद्ध का वहां पे आया है, और जब अमेरिका में ब्रिटेन हार जाता है और वहां पे सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस जो है मदद करता है, ठीक है। सप्तवर्षीय युद्ध किसके बीच होता है, सॉरी, तो वो फ्रेंच और फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में होता है, ये याद रखिएगा। और इसमें विजित कौन हो जाता है, अंग्रेज विजित हो जाता है। इसी का बदला लेने के लिए फ्रांसीसियों ने अमेरिका को मदद किया और अमेरिका जो है आजाद होता है। अमेरिकी क्रांति आपने पढ़ा होगा, विश्व इतिहास में हमने पढ़ा रखा है, देख लीजिएगा कंटेंट में, नोट्स में भी। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे कि कर्नाटक युद्ध क्या है। कर्नाटक युद्ध कई बार पूछेगा कि प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ, तो याद रखना है कर्नाटक युद्ध मेन रूप से अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच का युद्ध है, जो कि वो अपने अपने एकाधिकार प्राप्त करने के लिए यहां पर लड़ रहे हैं, उसके बीच का युद्ध है। 1746 से 48 में यह युद्ध फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया, जिसमें दोनों के बीच संधि हुई और फ्रांसीसियों ने मद्रास को अंग्रेजों को वापस कर दिया। अब कहिएगा इसमें जीता कौन हारा कौन, तो दोनों बराबर शक्ति के रूप में यहाँ पे उभर के सामने आता है। यहाँ ना जीत होती है ना हार होती है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध मेन रूप से जो होता है ऑस्ट्रिया, जो कि एक देश है, उसके उत्तराधिकार को लेकर के होता है, ठीक है। और एक्सला-सापेल की संधि, एक्सला-सापेल की संधि, एक्सला-सापेल की संधि, एक्सला-सापेल की संधि 1748 ईस्वी में फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में होता है, और इसका कारण था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार। देखिए, चूंकि ये दोनों देश आपस में यूरोप में ही लड़ रहे थे, सभी चाह रहे थे कि हम कब्जा करें तो हम कब्जा करें, तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर के इनके बीच में जो है युद्ध हुआ था फ्रांसीसी। और चूंकि अगर मान के चलिए, अगर हम दो दुश्मन हैं, इंग्लैंड भी चले जाएंगे तो आपस में लड़ेंगे ना, तो फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में यूरोप की लड़ाई भारत में भी होने लगी थी। कर्नाटक का जो दोनों का जो युद्ध हुआ दोनों के बीच में, उसका मेन अगर कारण पूछ दे तो याद रखिएगा ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर के था। और इस युद्ध को सेंट थोमे का युद्ध भी कहा जाता है, सेंट थोमे का युद्ध भी कहा जाता है। और एक्सला-सापेल की संधि 1748 ईस्वी में हुई, जिसके तहत दोनों के बीच में समझौता हुआ, ठीक है। और फ्रांसीसियों ने मद्रास को अंग्रेजों को दे दिया, ठीक है। तो यहां पे ना कोई जीतता है ना हारता है, लगभग बराबर का था, लेकिन फ्रांसीसियों ने मद्रास को अंग्रेजों को दे दिया था, ठीक है। अब देखिए द्वितीय कर्नाटक युद्ध होगा। द्वितीय कर्नाटक युद्ध होगा, यह भी किनके किनके बीच होगा, तीनों कर्नाटक युद्ध जो होगा, याद रखिएगा, एक वेदरा का युद्ध था डच और अंग्रेजों के बीच में। यह कौन सा युद्ध है, कर्नाटक युद्ध। यह जब भी होगा फ्रांसीसी और किसके बीच में होगा, तो अंग्रेजों के बीच में होगा। याद रखिएगा, कर्नाटक का युद्ध होगा, प्रथम हो, द्वितीय हो, तृतीय हो, तीनों फ्रांसीसी और किसके बीच में होगा, तो अंग्रेजों के बीच में होगा। फाइनली अंग्रेज जीत जाते हैं। उसके बाद आप देख ही रहे कि एक लंबा समय शासन करते हैं और 1947 में जाकर के भारत को छोड़ करके जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए द्वितीय कर्नाटक युद्ध याद रखिएगा, पहला 1746 से 48, द्वितीय 1749 से 1754, 6 वर्षों का होगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, तृतीय तो आपको पता ही है, सप्तवर्षीय युद्ध। इस युद्ध के दौरान 1754 ईस्वी में नया फ्रांसीसी गवर्नर गोडह्यू डुप्ले की जगह लाया, गोडह्यू था पहले, उसके जगह डुप्ले आया। और इसके तहत 1775 ईस्वी में पांडिचेरी की संधि हुई। तो पांडिचेरी के संधि के साथ ही दोनों के बीच में युद्ध की समाप्ति हुई, ठीक है। तो यहां पर मेन रूप से जो था हैदराबाद का केस था, हैदराबाद की आंतरिक मामला को लेकर के यहां पर दोनों में आपस में उलझन हुआ था, फ्रेंच और किसके बीच में, अंग्रेजों के बीच में, ठीक है। तो यहां पे हैदराबाद की प्राप्ति को लेकर के था, तो दोनों के बीच में युद्ध हुआ, ठीक है। और यहां पर दोनों के बीच में संधि हुई, पांडिचेरी की संधि हुई, उसके तहत यह युद्ध समाप्त हुआ। 1700 कब हुआ, तो 1754 में, ठीक है। और इसकी संधि कब हुई, तो 1755 ईस्वी में। ये थोड़ा मिस्टेक है, इसको सुधार लीजिएगा, 75 लिख दिया गया है, 1755 ईस्वी में। पांडिचेरी की संधि कब होती है, तो 1755 ईस्वी में, द्वितीय कर्नाटक युद्ध में, ठीक है।
1755 ईस्वी सन में। अब तृतीय कर्नाटक युद्ध होगा। फाइनली कौन जीत जाएगा? फ्रांसीसी सेना हार जाएगी और अंग्रेज जीत जाएंगे। यह युद्ध फ्रांसीसी बुरी तरह से परास्त हुए। अतः 1563 में चंद्रनगर को छोड़ करके शेष अन्य क्षेत्र फ्रांसीसी को अंग्रेजों को दे देने पड़े और पेरिस की संधि के साथ, सप्तवर्षीय युद्ध भी यही है। सप्तवर्षीय युद्ध विश्व इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं और उसकी जो लड़ाई बंद हुई, शांति समझौता हुआ, उसको हम पेरिस की शांति संधि सम्मेलन बोलते हैं। पेरिस की संधि, ठीक है। तो याद रखना है, पेरिस की संधि इस युद्ध का विराम होता है किस संधि के तहत? तो पेरिस के संधि के तहत होता है और इसी को सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है, ठीक है। और इसको वांडीवास का युद्ध भी कहते हैं, ठीक है। वांडीवास का युद्ध 1760 में इसी बीच में हुआ था, वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध पूछेगा, वांडीवास का युद्ध, एक बेदरा का युद्ध पूछा डच और फ्रांस अंग्रेज के बीच में, दूसरा वांडीवास का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो वांडीवास का युद्ध याद रखिएगा, फ्रांसीसी और किसके बीच में हो रहा है? तो अंग्रेजों के बीच में। सप्तवर्षीय युद्ध भी है जो कि यूरोप में भी चल रहा है और इसी का बदला फ्रांसीसी ने अंग्रेजों का विरोध करके अमेरिकी क्रांति में बदला पूरा किया, ठीक है। और भारत में आप देखिए आगे चल करके फ्रांसीसी ने जो अंग्रेजों का बगावत कर रहा था उसका समर्थन करता है, खास करके टीपू सुल्तान, मैसूर का जो शासक है हैदर अली, ये सब को फ्रांसीसियों ने क्या किया? समर्थन दिया, अपनी सेना मुहैया कराई। इसी कारण से आप देखिएगा आगे चल करके बहुत सारा युद्ध जो होता है, एंग्लो कर्नाटक युद्ध जो है, मैसूर के जो हैदर अली है चाहे टीपू सुल्तान है उसके साथ होता है। चलिए, तो यहां पर मेन रूप से याद रखिएगा सप्तवर्षीय युद्ध, ये आपके 10+2 9 10 सबके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है और 6 to 8 में तो आपको पूछेगा ही, पूरा कहानी ही है आपका, हिस्ट्री तो पढ़ के जाना ही अच्छे से। तो याद रखना है आपको 1700 कब हुआ? तो याद रखना है आपको 1756 से 63 सप्तवर्षीय युद्ध का 7 वर्षों का आप देखिएगा पीरियड है, इसी के बीच में होता है। और आगे चल करके आपका पेरिस की संधि लास्ट में 1763 ईस्वी में। पूछ सकता है कि पेरिस की संधि कब हुई, खास करके याद रखिएगा 9 to 12 वाले, पेरिस की संधि कब होती है? सप्तवर्षीय युद्ध का अंत होता है पेरिस के संधि के तहत, कब होता है? 1763 ईस्वी, ठीक है। तो इस प्रकार से जो कंपनियां आई मेन रूप से, सबसे पहले पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज आए, ठीक है, उसके बाद डेनिश आए, फिर फ्रांसीसी आए। तो इसी तरीका से क्रमवार आप लोग अच्छे से जो भी तथ्य को हमने बताया है उसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो बंगाल के उस समय समकालीन, चूंकि आपका दिल्ली का जो सत्ता है मेन वो धीरे धीरे कमजोर होता है और बंगाल के नवाब का भी वहां पे भूमिका बढ़ जाता है, चूंकि अंग्रेज बिहार बंगाल के क्षेत्र में ही उन्होंने जो है व्यापारिक दृष्टिकोण अपनाया था, व्यापार कर रहे थे। तो इसी क्षेत्र में हम लोग जो है 1757 की क्रांति युद्ध, जो प्लासी का युद्ध होता है, उसके बाद हम लोग घटनाएं जान ही रहे हैं। 1857 की क्रांति हमने आपको पढ़ा ही रखा है। तो इसी प्रकार से मॉडर्न हिस्ट्री आगे बढ़ता चला जाता है। तो मेन रूप से जो आपका यूरोपीय जो व्यापारी आए हैं किस प्रकार से आए, जो जो महत्वपूर्ण तथ्य मुझे लगा हमने आपको कोशिश किया बताने का। बाद बाकी बुक में बहुत सारा डिटेल्स है, उतना आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन मेन तथ्य जो पूछे जाएंगे वो हमने आपको बता दिया कि यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंपल, ज्यादा डीपली नहीं पूछा जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि क्लास आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल होगी, क्लास होगी, अब तो रेगुलर ही क्लास होगी। आज संडे है लेकिन फिर भी मैं क्लास लूंगा, चूंकि हमने आपको एक लंबा गैप दिया है, 1 सप्ताह की छुट्टी दी हमने आपको, तो उसका भरपाई आपको मैं कर दूंगा। आप लोग केवल क्लास रेगुलर अटेंड कीजिए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, बाद बाकी हम पे छोड़ दीजिए कि आपका कैसे निकलेगा। बस जो पढ़ाते हैं उसको नोट्स के साथ साथ नोट डाउन भी करते रहिए। प्रिंट हो सकता है करवाने का है कोई ऑप्शन तो करवा लीजिए, नहीं तो आप कॉपी कलम जरूर रखा कीजिए। जो अलग से भी तथ्य जो उसमें डालते हैं, क्योंकि देखिए जो आपका नोट्स होता है उसमें उस समय जो तथ्य मुझे लगा हमने डाला, लेकिन साथ पढ़ाने में क्या होता है कि कुछ तथ्य मुझे लगता है कि जैसे वो छूट गया या पूछा जा सकता है, तो उसको मैं डाल देता हूं। तो वो सब चीज आपको साथ साथ लिखने पड़ेंगे और जब एग्जाम होगा तो वो सब तथ्य
निश्चित रूप से आपको एग्जाम में मदद पहुंचाएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए, आज के क्लास में इतना ही। धन्यवाद। हाँ, प्रिंट करवा सकते हैं तो करवा लीजिए।